हेलो दोस्तों, डेली मेंस आंसर राइटिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गिग इकोनॉमी GS3 के रिलेटेड एक टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको उसे कैसे हैंडल करना है और कैसे आंसर को बिल्ड करना है, आज हम ये चीज़ जानेंगे। हम देखते हैं कि हमारी जो आंसर राइटिंग की अप्रोच रही है उसमें हम कंटेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। जब तक हमारा कंटेंट नहीं बिल्ड हो जाता, हम 6-8 महीने की तैयारी नहीं कर लेते, या 6-8 महीने भी ज़्यादा कह दिया, कम से कम 4-5 महीने की तैयारी नहीं कर लेते, तब तक हमें आंसर राइटिंग टच नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें असेस करना होगा हर एक क्वेश्चन की डिमांड को। हर एक क्वेश्चन की डिमांड को असेस करके ही हम आंसर लिख पाएंगे। हमने अगर गिग इकोनॉमी देख लिया और फिर उसके बाद जो भी हमें पता है उसके बारे में लिख दिया, तो हमारे पास ना तो इतने शब्द हैं, ना इतना टाइम है, ना इतनी स्पेस है। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वर्ड्स, टाइम और स्पेस, ये तीनों कम होती हैं। तो इसीलिए हम हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही इसे इंक्रीज या इम्प्रूव कर सकते हैं। कीवर्ड समझने होंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं सिग्निफिकेंस फॉर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन गिग इकोनॉमी। तो इसका मतलब हमें नेगेटिव पॉइंट्स या कंसर्न्स या चैलेंजेस तो लिखने ही पड़ेंगे, जैसा कि इस आंसर के अंदर हमने लिखा है। और फाइनली हम एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब बातें कम काम ज़्यादा। आप ये क्वेश्चन देखोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस क्वेश्चन को देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, उस तरीके से समझो और उसके बाद कंटेंट बनाओ, नोट्स बनाओ, फिर इसका आंसर लिखो। दूसरा तरीका, अगर आप ऑलरेडी GS3 पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं पिछले 1-1.5 साल के, तो गिग इकोनॉमी को लेके जो भी न्यूज़ आती है उसके थ्रू आपको पता लग गया होगा उसके बारे में। तो आपके नोट्स के थ्रू आप पहले इसका आंसर लिख लो और उसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा उससे अपने आंसर को चेक कर लो कि कहाँ कहाँ कमी है, ये कहाँ कहाँ आपने एक्स्ट्रा भी लिखा होगा। ठीक है, तो अप्रोच इस तरीके से। सिग्निफिकेंस ऑफ गिग इकोनॉमी हमने बतानी है और हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्या है, पूरे के पूरे एम्प्लॉयर्स इकोसिस्टम, जो एम्प्लॉय करने वाले लोग हैं उनके लिए, जो एम्प्लॉय होने वाले लोग हैं यानी एम्प्लॉयज़ उनके लिए, और सोसाइटी के बारे में जो चीज़ें हैं या सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल जो इम्पैक्ट है वो भी हमें बताना है। देखिए, सोसाइटी या समाज और इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था, ये दोनों ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस दोनों डायमेंशंस को यहाँ पे चेक करना है, चेक में रखना है, आंसर के अंदर इसको इंक्लूड ज़रूर करना है। शुरुआत करेंगे हम डेफिनेशन से। तो बेसिकली गिग इकोनॉमी होता क्या है? गिग यानी कि आप अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में देखें तो आपको एक गिग दिया जाता है कि यहाँ इतने बजे ये कॉन्सर्ट है, आप परफॉर्म करेंगे, शाम को 5 से 8 बजे तक है। तो ये गिग्स जो होते हैं ना, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शब्द इस्तेमाल किया जाता था, अब वो इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हो, चाहे वो कैब ड्राइविंग या आपका जो ऑटोमोबाइल ड्राइविंग हो, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, चाहे वो राइटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो। ये ऐसे हजारों स्किल्स हैं जो आज के ज़माने में गिग इकोनॉमी के इकोसिस्टम के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। और ऐसी लेबर मार्केट को गिग इकोनॉमी कहा जाता है जहां पे टेम्पररी और पार्ट टाइम पोजीशंस फिल की जाती है। अब ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझने के लिए भी इस डेफिनेशन को पढ़ ले, हमें समझ आ जाएगा। लेबर मार्केट, एक गिग इकोनॉमी एक ऐसी लेबर मार्केट इकोसिस्टम है जहां पे ज्यादातर रिलायंस जो होती है वो टेम्पररी और पार्ट टाइम पोजीशंस पे होती है, जिनको फिल करने वाले लोग जो होते हैं वो या तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या फ्रीलांसर होते हैं, यानी कि वो बहुत अलग अलग जगह पे भी काम करते हैं, एक डेडिकेटेड वर्क प्लेस में सुबह 9 से 5 जाके काम नहीं करते। So the dependence is on temporary and part-time positions, which is filled by independent contractors and freelancers rather than full-time permanent employees. नीति आयोग के सर्वे की माने तो इस वक्त भारत की 1.5% यानी कि 1.5% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स गिग इकोनॉमी के अंदर ही एम्प्लॉयड है। और ये 1.5% बहुत ज्यादा है, लाखों में आता है, करोड़ों में भी आ सकता है, बिकॉज द टोटल वर्कफोर्स का कितना कंपोनेंट हम यहां देख रहे हैं गिग इकोनॉमी में, उसकी बात करें तो अभी की प्रोजेक्शन के हिसाब से हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे अगले स्टेप में, मतलब वील टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस इन द नेक्स्ट स्टेप। तो हमने क्या बोला, हमारी इंट्रोडक्शन हमेशा 2 लाइन की होनी चाहिए।
3 लाइन की इंट्रोडक्शन मतलब आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो और अपनी जो आंसर का कंटेंट है उसमें से लाइनें चुरा रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने लिमिटेड वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो 3 लाइनें, तीसरी लाइन तो अवॉइड ही करनी है। ठीक है, 2 लाइन, पहली लाइन में हमने डिफाइन कर दिया, दूसरी लाइन में हमने एक तरह का डेटा प्रोवाइड कर दिया कि कैसे गिग इकोनॉमी का जो वर्कफोर्स है वो 1.5% उसमें से ऑलरेडी हमारी गिग इकोनॉमी के अंदर या ऐसे कामों के अंदर काम कर रही है। अब सिग्निफिकेंस क्या है गिग इकोनॉमी की, इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन की डिमांड पे सीधा आ जाओ। ठीक है, नाउ वी हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन एंड वी हैव टू गिव द सिग्निफिकेंस ऑल्सो। सो हम ये दोनों चीजें एक साथ कर लेंगे। कैसे? हम पहले तो सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लेंगे कि गिग इकोनॉमी की कहां कहां सिग्निफिकेंस है। तो 3 चीजों के ऊपर सिग्निफिकेंस को हमने यहां पे डायमेंशंस दिए हैं। एक डायमेंशन है कि पूरी इकोनॉमी को कैसे ये कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो इसके लिए नीति आयोग ने ऑलरेडी एक सर्वे रिपोर्ट की हुई है गिग इकोनॉमी के ऊपर, उसको आप रेफर करोगे अपने करंट अफेयर्स में से, और उसमें से जो पॉइंट्स होंगे, डेटा पॉइंट्स होंगे, वो अपने पास रखोगे। अब नीति आयोग कहता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट को 1.2% और एडिशनल ग्रोथ रेट प्रोवाइड कर सकती है गिग इकोनॉमी। टोटल लेबर फोर्स की जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि वो लेबर फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रही है, एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट के अंडर है, उसकी पार्टिसिपेशन रेट बढ़ने वाली है। नंबर ऑफ आवर्स वर्क बढ़ने वाले हैं। तो अगर ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है या प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। प्रोडक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती है। तो ओवरऑल जीडीपी को इंप्रूवमेंट मिलेगा। यहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होगी यहां पे, तो 80 से 90 मिलियन, है ना, 10 साल के अंदर 80 से 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का इसका दावा है। तो 8 to 9 करोड़ हो गया भाई, ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा नंबर है। और इट विल गिव बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज ओवरऑल बिजनेस के बारे में अगर हम देखें तो गिग इकोनॉमी ऐसी फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट प्रोवाइड करता है जो पिछले हमारे लेबर कोड्स या लेबर सिस्टम्स में नहीं प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबिलिटी टू फायर द, जैसे जब लेबर रिफॉर्म्स की बात होती है तो यही होता है कि एक एम्प्लॉयर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है कि उसके पास एटलीस्ट ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे हायर और फायर कर सके। अब एम्प्लॉयर्स के लिए यहां बहुत ज्यादा फायदा होता है गिग इकोनॉमी का। सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल बैरियर हट जाता है, क्योंकि गिग इकोनॉमी राइड करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमारा डिजिटल जो रेवोल्यूशन है या डिजिटल इंडिया है वो साथ साथ चल रहा है गिग इकोनॉमी के। ठीक है, वाई आपको गिग्स कहां से मिलते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलते हैं। गेटिंग वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ गेटिंग अ गिग इज थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस। अब वो कैब की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो आपके फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो आपकी इंटर्नशिप की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, फ्रीलांसिंग की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो इसका मतलब कि ज्योग्राफिकल बैरियर मेरी हायरिंग का कम हो गया ना, क्योंकि मुझे रिमोट वर्कर्स को भी हायर करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई गिग इकोनॉमी के अंदर। तो ऑलरेडी इंडिया में इतनी सारे शहर हैं जिसमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, राइड शेयरिंग हो, होम केयर हो, ग्रोसरीज हो, मेडिसिन डिलीवरी हो। तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा खुल गई और मेरी लेबर मार्केट भी। ठीक है, तो कंज्यूमर मार्केट के लिए भी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया गिग इकोनॉमी की वजह से, और लेबर मार्केट के वजह से के अंदर भी मेरे पास हायरिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है। मैं रिमोट लोगों को हायर कर सकता हूँ, तो मेरे लिए एज अ बिजनेसमैन या एम्प्लॉयर आसान हो गया। दूसरा, बिजनेस और पेमेंट के मॉडल्स, किस मॉडल पे मैं एम्प्लॉय करना चाहता हूं। क्या मैं उस बंदे को उसके कोई प्री डिटर्मिन्ड या फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूं कि 6 महीने के लिए तुम एक्स काम कर लो और तुमको इतने पैसे मिलेंगे, या मैं वो उसके टाइम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूं कि वो कितना टाइम काम करेगा उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, या वो कितने यूनिट काम करेगा, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा उसके हिसाब से, या वो जैसा काम दिया है उसको किस तरीके से करता है, उसका एंड प्रोडक्ट देखने के बाद मैं उसको पैसे दूंगा या कितने पैसे दूंगा। ये सारी चीजें अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैं डिसाइड कर सकता हूं अगर मैं एम्प्लॉयर हूं। तो गिग इकोनॉमी का ये फायदा हो गया। तीसरी चीज, मेरी कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गई। क्यों? क्योंकि ये मेरे कंपनी के ऑफिशियल पेरोल पे नहीं होंगे। ये एम्प्लॉयज जो होंगे उनको मैं पेंशन नहीं देने वाला हूं, पीएफ नहीं देने वाला हूं,
कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट अलाउंसेस नहीं देने वाला हूं, तो मेरे लिए जो कंप्लायंस की कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज है जो एम्प्लॉयर्स को मदद करती है। एम्प्लॉयज को कैसे मदद करेगी गिग इकोनॉमी, या सिग्निफिकेंट कैसे है, इसमें हमने सोशो इकोनॉमिक मॉडल डालना है। हमने बात की थी ना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इस पॉइंट में हम डालेंगे। हम बात करते हैं मून लाइटिंग की, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर 85% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, यानी कि वहाँ पे किसी तरीके की सोशल सिक्योरिटी उनको नहीं मिलती, किसी तरीके की जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, अनसर्टन वर्किंग आवर्स होते हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस का उनको अता पता नहीं होता है। तो इसीलिए और इस वजह से उनके पास ये ज़्यादा नेगोशिएटिंग पावर भी नहीं होती कि वो अपनी सैलरीज के लिए नेगोशिएट कर सके। तो अगर कोई बंदा एडिशनल जॉब करना चाहता है, जिसको हम कह सकते हैं मून लाइटिंग करना चाहता है, दिन में कोई और काम, शाम को कोई और काम करना चाहता है, तो ये एडिशनल इनकम की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है किसी भी एम्प्लॉय को। दूसरी चीज, क्योंकि आप अगर गिग वर्कर हैं, खास तौर पे अगर आप, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अगर आप कोई टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, तो आप अपनी टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं कि शाम को 9 बजे से लेके 1 बजे तक अब मैं इस रूट पे टैक्सी चलाऊंगा, जो भी राइड्स आएंगी मैं उसमें उनको जो है पिकअप करूंगा। तो ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग और वर्किंग आवर्स जो है ना, ये आपके लिए बड़े फायदेमंद रहते हैं ऐसे की इकॉनमी में। सिमिलरली अगर आप कोई कंटेंट राइटर हो और आपको कंटेंट के लिए कोई डेडलाइन दी गई है, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप शाम को 9 बजे तक ही ये काम कर सकते हो, आप रात को बैठ के कर सकते हो। आपको बस एंड डेट पता है कि इस दिन मुझे सबमिट करना है, तो उसके पहले आप जो मर्जी काम करते रहो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एम्प्लॉयज के लिए। तीसरा एम्प्लॉयज के लिए एडवांटेज ये है कि क्योंकि एक फ्रीलांसर की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे ये अप्लाई होता है जो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय है, हाईली स्किल्ड वर्कर है, उसके पास बहुत ज्यादा नेगोशिएटिंग पावर आ जाती है कि उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। वो अपना प्रोफाइल लगा लेता है और जो उसके लिए हाईएस्ट, जो एक्स काम के लिए उसको हाईएस्ट अमाउंट देने के लिए तैयार होगा, वो उसी के पास जाएगा। और क्योंकि ये नेगोशिएटिंग पावर एक हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय के पास आ जाती है, तो वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल जॉब सर्च, क्योंकि कन्वेंशनल जॉब सर्चेज में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगी होती हैं, जो एज अ फ्रीलांसर आपके पास नहीं होती है। तो whoever bids the most for your work can get your work। ये ज्यादातर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज के लिए ट्रू है, नॉट सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड एम्प्लॉइज। फिर बात आती है सोशल डिस्पैरिटी की, क्योंकि गिग इकॉनमी रिमोट वर्क अलाउ करता है, वर्क फ्रॉम होम अलाउ करता है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, इसीलिए जिन सोसाइटी के सेगमेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली अदरवाइज नहीं मिलती, वो इस इकॉनमी के अंदर फंक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विमेन की, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की, स्टूडेंट्स की, रिटायर्ड पर्सनल की, तो ये कुछ ऐसे वर्ग है समाज के जो अगर वैसे जॉब ढूंढने निकलेंगे तो उनके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन गिग इकॉनमी के अंदर वो काम जरूर कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल नीति आयोग भी देता है। वो कहता है कि अभी इंडिया के अंदर विमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 17 से 23% के बीच बीच में आइसोलेट करती है। पिछले 10 सालों का आंकड़ा निकाल ले तो इसके बीच बीच में रही है, और अगर मैं इनफैक्ट इससे बहुत पहले की बात करूं तो शायद इससे ज्यादा होती थी, अब रिड्यूस हो गई है। तो एक अपॉर्चुनिटी है गिग इकॉनमी विमेन को और ज्यादा इंक्लूड करने की अपनी वर्कफोर्स के अंदर। और आखिर में, क्योंकि गिग इकॉनमी के अंदर जो जॉब्स हैं उसमें से 70% नीति आयोग का यह मानना है कि लो स्किल्ड या मीडियम स्किल्ड कैटेगरीज की जॉब्स हैं, तो जो मास चंक ऑफ जॉब्स हैं वो लो और मीडियम स्किल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए हैं। और हम अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही पॉपुलेशन से डील कर रहे हैं जो जिनके पास या तो लो स्किल्स हैं या मीडियम स्किल्स हैं। तो अभी इमीडिएट बेनिफिट के लिए हम बहुत ज़्यादा इस गिग इकॉनमी के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जब तक नई जनरेशन स्किल्ड हो ना जाए, जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सारा स्किल वाला जो सेटअप है वो अपना एस्टैब्लिश हो के अगली जनरेशन स्किल होके ना आ जाए, तब तक ये वाली जो जनरेशन आई हुई है इसको तो एम्प्लॉयमेंट कम से कम मिल सकती है। अब हमने क्रिटिकली एनालाइज करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना था, तो हमें चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे गिग इकॉनमी के क्या क्या हो रहे हैं। सबसे पहले तो एम्बिगुअस डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लेबर कोड है उसके अंदर गिग इकॉनमी को डिफाइन जरूर किया गया है, लेकिन उसकी डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इट सेज कि गिग इकॉनमी इज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विच इज अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप दैट वाज देयर। सो इट इज एन एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट which is apart from the
ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब अपार्ट में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो क्या क्लियरली गिग इकोनॉमी क्या है उसको क्लियरली डिफाइन करना, उसकी एम्बिगुअस डेफिनेशन को चेंज करना या लीगल डेफिनेशन को क्लियर बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, कलेक्टिव बार्गेनिंग कम है, क्योंकि कोई वेज नेगोशिएशंस कलेक्टिवली नहीं होती, ट्रेड यूनियन नहीं बनते हैं इनके, तो इसलिए ये कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि कई बार आप देखते हो कि स्ट्राइक हो रही है फलाना ड्राइवर्स एसोसिएशन की या इसकी, बट अगर हम ओवरऑल स्प्रेड की बात करें तो हम एक चंक ऑफ गिग इकॉनमी देख रहे हैं ना। बहुत सारे सर्विसेज होती हैं जो गिग इकॉनमी के ऊपर आप प्रोवाइड करते हो। सिर्फ प्लेटफॉर्म वर्कर्स ही नहीं होते हैं, अलग लोग भी होते हैं, फ्रीलांसर्स भी होते हैं जो किसी ऐप के ऊपर एम्प्लॉयड नहीं होते। तो उन लोगों की भी कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि वो अपना काम अलग अलग तरीके से, अलग अलग डेडलाइंस पे, अलग अलग टर्म्स पे कर रहे हैं। लो सोशल सिक्योरिटी, क्यों? क्योंकि ऊबर जैसे जो ड्राइवर्स, ऊबर जैसी जो कंपनीज हैं वो ड्राइवर से सेम कमिटमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कि एक फुल टाइम जॉब पे एक्सपेक्ट की जाती है, बट ना वो उनको किसी तरीके के पीएफ देते हैं, ना ही अलाउंसेस देते हैं एक्स्ट्रा। तो इसीलिए कि वर्कर्स ना समझते हुए उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स तो आप बना लेते हो, लेकिन उनको क्या आप सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, पीएफ के नेट के अंदर लाते हो? नहीं लाते। अब ये जिम्मेदारी भी सरकार की बन जाती है, तो सरकार को स्कीम निकालनी पड़ती है, ठीक है, जैसे श्रम योगी मानधन योजना टाइप की स्कीम्स निकालनी पड़ती है। तो लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे काम प्रोवाइड कर रहा है वो इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इनकम की अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे सॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि कोई टास्क है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई सीजन में ज्यादा टास्क आ जाते हैं, कभी किसी सीजन में कम आ जाते हैं। अनसर्टनिटी अभी भी है जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हमने प्रॉब्लम देखी थी। वर्किंग कंडीशंस भी अनसर्टन है। कई बार ऐसा होता है, जैसे खास तौर पे होता है फूड डिलीवरी एजेंट्स के साथ, कि उनको लो इंसेंटिव्स मिलते हैं, वर्किंग कंडीशंस उनकी हार्श होती है, कई बार पेनल्टीज लगती है उनके ऊपर अगर रिव्यू अच्छा नहीं हो। तो कई बार हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट या एजिटेशन भी हो जाता है उनकी तरफ से, जो हमें देखने को मिल रहा है। कई शहरों में, बड़े शहरों में ऐसी प्रोटेस्ट देखने को मिलती है। डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं। आप गिग इकॉनमी को डिजिटल इकॉनमी के ऊपर ओवरराइड करना चाहते हो, मतलब उसके साथ साथ चलाना चाहते हो, डिजिटल इकॉनमी को कैरियर बना के, लेकिन डिजिटल इंडिया ही अभी तक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जिस तरीके की इंटरनेट स्पीड्स, इंटरनेट पेनिट्रेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें हर एरिया में चाहिए, वो अभी तक नहीं है, और रूरल एरियाज में खास तौर पे। तो इसीलिए ये अभी भी मेजर चैलेंज है। रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या ये जनरेट कर पाता है, या फिर से वही अर्बन माइग्रेशन करके ही यहाँ आके ही काम करना है? तो फायदा क्या हुआ, है ना? हम सोच रहे थे कि क्योंकि गिग इकॉनमी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी तो वो गाँव में भी एम्प्लॉयमेंट ले जाएगी, तो क्या ऐसा हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर अभी डाउट्स हैं। एंड ऑल्सो जेंडर डिवाइड। जेंडर डिवाइड इसलिए क्योंकि जो प्रॉब्लम्स जेंडर वेज गैप की हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में आती है, वो गिग इकॉनमी के अंदर भी आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो उनकी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, देखिए हम और मैं कोई नहीं होते हैं कहने वाले, अगर हम किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट या किसी तरीके की फाइंडिंग को हम कोट कर लेते हैं तो हमारे लिए जो है वो आंसर आसान हो जाता है बनाना। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ने क्या कहा कि 48% ज्यादा जो है पुरुष कमाते हैं महिलाओं से इन एंटायर गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा सा जो है जेंडर डिवाइड इसमें देखने को मिलता है। फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली नेशन की गिग इकोनॉमी के लिए नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट निकाला है, जिसको मैं बार बार साइट कर रहा हूं, आप गूगल पे सर्च करके आप उसकी समरी जरूर देख लेना। तो सोशल सिक्योरिटी, पेड लीव, ऑक्यूपेशनल डिजीज एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, पेंशन स्कीम्स, ये सब प्रोवाइड करना गिग इकॉनमी के वर्कर्स को होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रोत्साहित हों, एनकरेज हो इन जॉब्स को टेक अप करने में। क्योंकि गिग इकॉनमी जरूर एक ड्राइवर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन सकता है। क्यों बन सकता है, हमने ऊपर वाले सारे पॉइंट्स में डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन से तक के लिए धन्यवाद।